आपसे बात करेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में जो दोष हैं। अच्छा, हम जानते हैं जो हमारे आदर्श ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में हमेशा बंधे होते हैं। हमारे आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं उनके कण नियमित व्यवस्था में बंधे होते हैं। और जब परम शून्य ताप पर 0 केल्विन की बात करें, जब ताप बहुत कम होगा, परम शून्य की ताप की होगा, तो उस समय आदर्श ठोसों की एंट्रोपी का मतलब होता है बिगड़ापन। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी एकदम कम से कम होगी। बात समझ में आया? तो परम शून्य ताप पर ये जो इनके अवयवी कण होते हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही परम शून्य ताप से ऊपर हम बढ़ते हैं तो उनमें उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तो उनके परिवर्तन से ठोसों में जो दोष उत्पन्न हो गया, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोसों में उत्पन्न दोष के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो ठोसों में बेटा मुख्य रूप से 2 दोष होते हैं। एक होता है बेटा बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है रेखीय दोष, लीनियर डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, बिंदु दोष क्या है बेटा? देखो, किसी भी ठोसों में जो हमारे जालक बिंदु पर जो कण है, परमाणु हो चाहे आयन हो, उनकी व्यवस्था में अगर अनियमितता आ गए, तो जालक बिंदु में अनियमितता आ जाए, बात समझ में आया? तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहा करेंगे, बिंदु दोष कहा करेंगे। बिंदु दोष 3 रूपों में हमको पढ़ने को मिलता है। एक स्टाइक्योमेट्रिक दोष होता है जिसको हम लोग रस समीकरण मितीय दोष के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा बेटा हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष होता है जिसको अरस समीकरणीय मितीय दोष कहते हैं, और तीसरा जो होता है इसे पाया जाता है वो अशुद्धि दोष होता है। फिर अब हम लोग एक एक करके मुख्य रूप से हमको स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोषों का अध्ययन यहाँ पे करना है। हमारा जो पहला दोष है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, रस समीकरणीय दोष, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, वह दोष जिसमें यौगिक में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है, जिसमें यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है यौगिक के अणु सूत्र के समान, जैसा उसका अणु सूत्र हो उसी अनुपात में उसमें धनायन और ऋणायन होने चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, इसे मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई हमारे पास NaCl है, इसमें जो धनायन और ऋणायन का अनुपात वो 1/1 होगा, क्योंकि एक धनायन और एक अनुपात, क्योंकि इसका रेशियो जो है वो निश्चित है। बात समझ में आया? धनायन और ऋणायन का अनुपात हमेशा अणु सूत्र के समान होना चाहिए। बात समझ में आया? इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। बात समझ में? ये दोष 2 प्रकार के होते हैं या 2 कारण उत्पन्न होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब रिक्तियां दोष और अंतराकाशी दोष। तो आइए समझते हैं रिक्तियां दोष क्या होती है। भाई, जब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में से जो उसके जालक बिंदु है, चाहे परमाणु हो चाहे आयन, और उसके जालक बिंदु से वो परमाणु गायब हो जाए, वहां से गायब होने से वहां क्या बन जाए, रिक्तियां उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे दोष को हम क्या कह दिया करेंगे, रिक्तिका दोष कह दिया करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये दोष अक्सर गर्म करने, पदार्थ को गर्म करेंगे तब ये, जब कोई पदार्थ गर्म करते हैं उसमें तो पदार्थ क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं और वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। तो गर्म करने पे दोष अक्सर उत्पन्न होते हैं ठोसों में। ठीक है, इस कारण से हम थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट भी कहते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्योंकि पदार्थ बाहर निकल जा रहा है तो द्रव्यमान में गिरावट आ रही है, तो रिक्तिका दोष जहां भी होगा तो उसके कारण घनत्व तो हमेशा उसका क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। अंतराकाशी डिफेक्ट क्या है? देखिए, जब किसी भी ठोसों के ये जो अंतराकाशी स्थल है, ये इंटरस्टिशियल पोजीशन है, ये खाली जो स्थान है, यहाँ पे कोई परमाणु अथवा आयन आकर बैठ जाए, जो अंतराकाशी स्थान है यहाँ पर कोई परमाणु या आयन आकर बैठ जाए, बात समझ में आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अंतराकाशी दोष कहेंगे। अब चूंकि इस दोष में परमाणु या आयन अगर बैठ रहे हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा, तो इसलिए निश्चित तौर पे इसका घनत्व क्या होगा, इस दोष का कारण ठोसों घनत्व बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इस जो आपने दोनों दोष देखे, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष, ये अक्सर नॉन आयनिक कंपाउंडों में देखने को मिलता है। तो हम बात करें हमारे पास आयनिक ठोस भी है, तो आयनिक ठोस हमेशा भाई उदासीन होता है, तो उसमें जो होता है ये दोष का अध्ययन नहीं होता। आयनिक ठोसों में हम लोग शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम अभी देखते हैं। ओके, शॉर्टकी दोष की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकी दोष। आइए समझते हैं भाई, इस प्रकार के दोष में जो जालक स्थल है हमारे, जो जालक स्थल, ये हमारे जालक स्थल है, बाकी में लैटिस पॉइंट है, वहां से समान संख्या में
बात समझ में आ रहा है? समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है। बात समझ में? अगर एक धनायन तो एक ऋणायन गायब, दो धनायन गायब, दो ऋणायन, तो इक्वल नंबर में धनायन और ऋणायन के गायब हो जाते हैं और इक्वल नंबर में गायब होने से इनका उदासीनता, न्यूट्रलिटी बनी रहती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहा करते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक धनायन तो एक ऋणायन गायब हुआ है, बात समझ, इसके कारण इसकी उदासीनता बनी हुई है, तो एक शॉर्टकी दोष है। बात समझ में? अच्छा, इसका होने से हमेशा एक क्या होगा? होल कपल बनेगा, छिद्र युग्म बनेगा। हमेशा शॉर्टकी दोष में क्या बनता है? एक छिद्र युग्म बनता है, पेयर बनता है होल का। उसका कारण है क्योंकि समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होना है, इसलिए पेयर बनेगा, निश्चित है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस दोष का देखिए मुख्य दोष, इनके क्या क्या गुण है ये जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इस दोष के कारण, होल बनने के कारण इसमें कंडक्शन जो होता है वो चालू हो जाता है, इनकी चालकता होने लगती है ठोसों में। बात समझ में? दूसरी बात यह है क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन गायब हो रहे हैं तो द्रव्यमान में लगातार कमी आ रही है। द्रव्यमान में कमी आने के कारण हम क्या कहेंगे? इनका घनत्व क्या होता है? शॉर्टकी दोष जिसमें पाया जाएगा उसका घनत्व क्या होता है बेटा? घटता है। तीसरी सबसे प्रमुख बात ध्यान दीजिएगा, यह दोष प्रायः उन प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? बहुत ही उच्च होगा। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए? उपसमूह संख्या जो बहुत ही उच्च होना चाहिए और जिनका जो त्रिज्य अनुपात है, मतलब R+/R- जो रेशियो है वो 1 से बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तभी संभव होगा कि जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग बराबर होगी। ये धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में बहुत भी अंतर नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, KCl, NaCl, CaCl, KBr, AgBr, ये सब ऐसे हमारे आयनिक ठोस हैं जिनमें शॉर्टकी दोष हमारे पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा? देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा जो दोष है बेटा वो फ्रैंकल दोष है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे कोई भी आयन, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन, ये जरूरी नहीं कि धनायन ही, कोई भी आयन हो, धनायन अथवा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चलाता है। बात समझ में आया? जिसके कारण इसकी उदासीनता अभी भी मेंटेन है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहाँ पे कोई भी आयन धनायन लेने जाए ऋणायन, इस स्थान को छोड़ के क्या होगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो फ्रैंकल दोष कहलाता है। ठीक है, इस दोष के भी निम्न गुण है। सबसे बड़ी बात, इस ठोसों में क्योंकि आयन पाए जा रहे हैं, इसी कारण चालकता इनकी काफी बढ़ जाती है। दूसरी खास बात है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, कोई भी आयन एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहा है, वही आयन है, तो द्रव्यमान नहीं बदलने के कारण इसका घनत्व बदलेगा। फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तीसरी खास बात ध्यान दीजिएगा, यह उन यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, धनायन और ऋणायनों में त्रिज्या में काफी ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, CaF2, AgBr। खास बात, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप AgBr को ध्यान दीजिएगा। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए हमारा दूसरा और समीकरण मिति नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है बेटा। इसमें होता क्या है? देखिए, जब यह दोष ठोसों में जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, रस समीकरणीय जो अनुपात होता है, उसमें विचलन हो जाए, इस रेशियो में अगर विवर्तन हो जाए, विचलन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अरस समीकरणीय मिति नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। बात समझ में आया? यह दोष ठोसों में अक्सर धातु आयनों की अधिकता के कारण, अधातु आयनों की अधिकता के कारण, या कह सकते हैं आप धातु के कमी, न्यूनता के कारण, बात समझ में आया, ये दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे धातु के अधिकता के कारण ये दोष कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है। देखिए, धातु के अधिकता के कारण दो रूपों में हमें दोष देखने को मिलता है। पहला कारण यह है कि ऋणायनों में रिक्तिका, वैकेंसी ऑफ ऋणायन, तो ऋणायनों की संख्या जो स्थान है उसमें रिक्तिका उत्पन्न हो जा रही है, उसके कारण धातु अधिकता दोष हमको देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यह दोष अक्सर क्षार धातु जो हैलाइड होते हैं, जैसे NaCl, KCl, इस तरह के यौगिक में ये दोष हमको बात में मेरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, वो खास तौर पे किसमें बेटा? जो अल्कलाइन हमारे हैलाइड्स हैं, KCl, उनमें देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको जब हम सोडियम के वेपर में, सोडियम के वाष्प में गर्म करते हैं, बात में आया, तो ऐसा करने से जो सोडियम का वाष्प है, सोडियम के परमाणु सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पे विसरित हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। बात में तथा साथ ही साथ जब विसरित होते हैं तो साथ ही साथ क्लोराइड आयन है विलयन में, ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड आयन भी उसमें क्रिस्टल पे विसरित होने लगते हैं।
Cl माइनस आयन भी क्रिस्टल में क्या होंगे, विचलित होने लगेंगे और वो सोडियम के टुकड़ों से संयोग करके सोडियम क्लोराइड बनाना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तथा सोडियम परमाणु जो है क्रिस्टल में वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके वो धनायन में Na+ के रूप में जाने लगता है। ऐसा होने से वास्तव में जो धनायन के रूप में जाने लगेगा, जिसके कारण उसमें सोडियम आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी। वास्तव में सोडियम आयन ढेर सारे बनना शुरू करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागा जा रहा है सोडियम के द्वारा, वो ऋणायन का जो स्थल है, जो वैकेंसी है, वहां पर जाकर वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्थान ले लेता है। तो ये सोडियम का त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन में जो स्थान है वहां पर जाकर स्थान ग्रहण कर लेता है। उस स्थान को हम लोग F सेंटर कहते हैं और यही F सेंटर जो है वो किसी भी क्रिस्टल के रंग को प्रदान करता है। इसी F के कारण सोडियम क्लोराइड हमको पीले रंग का दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, पीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये जो हमारा रंग है वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पे पड़ने वाला जो प्रकाश है उसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में जाएगा और इसके कारण वो रंग को प्रदर्शित करता है। तो F सेंटर के कारण में जो सोडियम आयन है उसके कारण, सोडियम आयन के बाद में एक्सेस के कारण, सोडियम आयन देखिए एक्सेस बन रहा है इसमें, सोडियम आयन के एक्सेस के कारण ये पीला रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार से लिथियम क्लोराइड में लिथियम आयन की अधिकता के कारण लिथियम क्लोराइड हमको गुलाबी रंग का दिखाई देता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम आयन की अधिकता के कारण पोटेशियम क्लोराइड हमको बैगनी रंग का दिखाई देता है। बात समझ में, ये हमारा क्या था, ऋणायन एक्सेस के कारण ये दोष हमको दिखाई देता है। क्लियर है? मैट्रिक्स डिफेक्ट में उसमें वैकेंसी ऋणायन के रिक्तता के कारण, दूसरा है बेटा वहां पे धनायनों का अंतराकाशीय स्थलों पर जाने के कारण धातु की अधिकता का दोष। इसमें होता क्या है, इसे मान लिया गया कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड हमारा सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो उसमें से जिंक ऑक्सीजन निकल जाता है और वो पीले रंग का हो जाता है। उसका कारण क्या होगा, ये रिएक्शन इस प्रकार जिंक ऑक्साइड गर्म करने पे Zn2+ में बदलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो अब ऐसा होने से इस क्रिस्टल के अंदर जिंक आयनों की संख्या बढ़ गई, मतलब धनायनों की संख्या देखिए बढ़ गई। जब धनायन संख्या बढ़ी तो ये कहाँ जाएंगे, ऐसी इसी में धनायन बढ़ेंगे तो अब इसका फार्मूला Zn में होकर उसमें परिवर्तन होगा, Zn1+X को जैसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें जो एक्सेस में जो जिंक आयन बन रहे हैं वो अंतराकाशीय स्थल पे चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कहे थे अंतराकाशीय स्थल चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें निकल रहा है वो भी उसके निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह के दोष धातु अधिक के अंतर्गत आते हैं। अगला जो लास्ट हमारे पास जो डिफेक्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता का दोष। ठीक है, ये क्या है? देखिए यह दोष जो है ठोसों में जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, समीकरण अनुपात है, उसकी तुलना में अगर धातु की मात्रा कम हो जाए, रेशियो की तुलना में धातु की मात्रा कम हो गई तो इसके कारण से ये दोष अक्सर उत्पन्न हो जाता है। ये दोष हमको कहाँ देखने को मिलता है सामान्यतः बेटा, ये दोष हमको संक्रमण धातुओं में देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें फेरिक ऑक्साइड FeO हमारा कंपाउंड है, उसमें Fe2+ आयन कुछ गायब हो जाए, अगर गायब हो गए तो आवेश को मेंटेन कौन करेगा, उसकी जगह पे कुछ नए Fe3+ आयन आकर उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये दोष यहाँ देखने को मिलता है। जैसे और भी हम समझ सकते हैं इस तरह से देंगे, इसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है Fe2+, 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 देखिए इसी प्रकार से O2-, 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 ये देखिए रेशियो हमेशा ये 4:4 का है, मतलब रेशियो हमेशा बना हुआ है, रश्मिकरणीय अनुपात में है। अगर मान लिया जाए हमने कह दिया भाई कि यहाँ से अगर 3 Fe2+ गायब हो गया, अब देखिए यहाँ पे 4 धनायन था, 4 ऋणायन था, अब 3 Fe2+ गायब हो गया और उसके स्थान पर देखिए 2 Fe3+ आयन आ गए। अभी भी देखिए आवेश बराबर है, देखिए ऋण 8 और ऋण धन 8, उदासीनता बराबर है, लेकिन उसका स्थान कौन ले लिया, ये। लेकिन रेशियो देखिए, अब रेशियो क्या, धनायन कितना हो गया 3 और ऋणायन कितना हो गया 4। अब ये रेशियो ध्यान दीजिए, अब इसका जो सूत्र होगा वो Fe3O4 होगा। तो आपको पता होगा कि Fe3O4 जो कंपाउंड है वो कभी भी रश्मिकरणीय स्टोइकोमेट्रिक का एग्जांपल नहीं रखता, वास्तव में नॉन स्टोइकोमेट्रिक का है। और वास्तव में ये मेटल डिफिशियंसी के कारण धातु की कमी हो गई है, इसके कारण ये दोष उत्पन्न हो रहा है। इस पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। कई क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ। तो आपके सामने कंपाउंड दिया, देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में Fe0.9O दिया हुआ है, इसमें Fe2+ और Fe3+ की प्रसक्ता मानी है।
तो इसके कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए बेटा, कोई भी मान लीजिए आयन माना Fe2 प्लस आयन की जो संख्या है वो x है। अगर Fe2 प्लस आयन x होगा तो बताइए इसके अंदर Fe3 प्लस आयन कितना होगा? 0.9 में Fe2 प्लस x है तो Fe3 कितना होगा? 0.9 माइनस x होगा। क्लियर है? अच्छा, ये परमाणु क्या है? उदासीन है। उदासीन कैसे होता है कि धनायन का कुल आवेश, भाई उदासीन उसी कहेंगे ना कि धनायन का कुल आवेश जो होना चाहिए वो ऋण आयन के कुल आवेश के बराबर हो, तभी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन। तो धनायन में ध्यान दीजिए, इसमें क्या दो धनायन हो गए। एक हमारा धनायन है Fe2 प्लस, कितने आयन में है? x में। तो बेटा ये हो गया 2 गुणे x और प्लस, देखिए इतना संख्या में ये है, कितने आवेश होगा? 3 वाला, तो 3 गुणे 0.9 माइनस x, ये धनायन का कुल आवेश हो गया। अब बराबर होगा ऋण आयन। ऋण आयन इसमें कितना है बेटा? 1 है ऑक्सीजन, उस पर कितना आवेश होता है? 2, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब एक वैल्यू सॉल्व करें तो 2x और प्लस 9 त्रिक 27, 2.7 माइनस 3x बराबर 2। यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस x प्लस 2.7 बराबर 2, तो x बराबर देखिए कितना आ गया? 0.7। x बराबर कितना आ गया आपके पास? 0.7। तो ये क्या है? जब x बराबर आपके सामने, देखिए ध्यान दीजिए, जब ये आ गया आपके सामने तो x क्या आपने माना? Fe2 प्लस आयन की संख्या आपको मिल गई कितनी? 0.7। तो Fe3 प्लस आयन कितना है बेटा? की संख्या कितनी है बताइए? 0.9 माइनस 0.7 मतलब क्या होगा बेटा? 0.2। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली आपको परसेंटेज निकालना आता ही है। तो कितना है Fe2 प्लस आयन की संख्या? 0.2, 0.7 कितने में? 0.9 में, और गुणे क्या हो जाएगा बेटा? 100। 0.9 में 0.7, ये कितना हो जाएगा बताइए? 700/9। तो कितना जाएगा? 9 सत्ते 63, 75.77%। ये Fe0.9 O में Fe2 प्लस का परसेंटेज कितना है? 77.77%। और उसी प्रकार से परसेंटेज आप अगर आप निकाल ले Fe3 प्लस, वो कितना होगा? 100 माइनस 77.77, दैट इज 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 22.23% में क्या है हमारा? Fe3 प्लस आयन। तो ऐसे हम लोग किसी भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसे आपके सामने दिया है Cu 1.5 O में Cu प्लस और Cu2 प्लस। तो मान लेते हैं ना, माना Cu प्लस कितना है भाई? x है, तो Cu2 प्लस कितना होगा बेटा? 1.5 माइनस x होगा। तो आवेश को संतुलित करते हैं, चलते हैं ना, आवेश को संतुलित करिए। तो एक आवेश x के कितने आवेश है? 1 गुणे x हो गया, और धन 2 आवेश कितने संख्या में है? इतने में है 2 गुणे 1.5 माइनस x हो गया। और ऋण आवेश कितना है बेटा? 1 पे कितना होता है? ऋण पे ऑक्सीजन पे 2 होता है। तो यहाँ पे हो गया x धन 3 माइनस 2x बराबर 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x बराबर कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब Cu प्लस आयन की संख्या कितनी आ गई बेटा? कितनी आ गई? 1 आ गई। तो Cu2 प्लस की संख्या कितनी होगी बताइए तो? 1.5 माइनस 1 मतलब कितना? 0.5। परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए, तो परसेंटेज आप Cu प्लस की संख्या कितनी आई है? 1। टोटल कितना कम है हमारा? 1.5 इंटू 100 मतलब ये कितना हो गया बेटा? 10/15 गुणे 100। तो 5 गुना के 10, 5 का 15, तो 200/3, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 66.67% हमारा Cu प्लस है। तो Cu2 प्लस कितना होगा बताइए तो? 100 माइनस 66.67, 10 में 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 33.33% क्या होगा? कॉपर प्लस आयन इस रेशियो में उपस्थित होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। आते हैं क्वेश्चन हमारा कंपाउंड है बेटा Ni 0.98O। इसमें हम मान लेते हैं, माना Ni2 प्लस x है, तो Ni3 प्लस कितनी संख्या में होगा बताइए? 0.98 माइनस x होगा। क्लियर है? तो आवेश संतुलित करते हैं बेटा। 2 गुणे x धन 3 गुणे 0.98 माइनस x, धनायन हो गया टोटल, और ऋणायन कितना है? 2 है। तो हो गया 2x प्लस 3 8 है 24, और 3 9 27, 27 और 2 29, और माइनस 3x बराबर 2। तो बेटा यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 0.94।
इसका मतलब आ गया Ni प्लस 2 प्लस की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 0.94। इसी प्रकार से Ni 3 प्लस की संख्या बताइए कितनी होगी, जरा बताइए तो ये है 0.98 माइनस 0.94 मतलब 0.04 संख्या भी मिलेगी। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस क्या होगा, कितना है 0.94, कितने में बेटा 0.98 में अब गुणे 100, तो लगभग ये 96% आएगा Ni2 प्लस। तो 96% ये है तो Ni3 प्लस कितना होगा इसमें बताइए, 100 माइनस 96 तो लगभग 4%। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने आपसे सॉलिड डिफेक्ट इन सॉलिड के सभी भागों का अध्ययन किया और उससे संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया। बात समझ में आई, इसको रिवाइज करिए, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।